लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के मंथन के लिए लखनऊ में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर कहा कि अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है। 27 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप दिया है इसमें, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति का रास्ता इतना आसान होगा? उसी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश में चुनाव हुए 1.5 महीना बीत चुका है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री देश दुनिया का दौरा कर चुके हैं। सरकार के मंत्री काम में जुट चुके हैं। और तो और लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों में उपचुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी यूपी में करारी हार के सदमे से नहीं उबर पाई। ये नहीं समझ पाई है कि जिस यूपी में 80 की 80 सीटों का टारगेट सेट किया था, वहां 33 सीटें ही क्यों मिली। बीजेपी की यूपी में हार की वजह क्या है? क्या हार की वजह पार्टी में भीतरघात है, या फिर हार के लिए कुछ नेता जिम्मेदार हैं? ओबीसी और दलित वोट बीजेपी से क्यों छिटके? इन्हीं सवालों को लेकर लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बीजेपी के 3,500 कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। क्या बोले, पहले वही सुनिए। भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है। हम नेता और कार्यकर्ता एक हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए, वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है, वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है, जीरो। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगाती रही। विपक्षी दलों ने इसे संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। इंडिया अलायंस ने कैंपेन चलाया कि बीजेपी 400 पार लाकर संविधान को बदलेगी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी इस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाई। हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने। नई संसद बनने पर, नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल, उससे सतर्क और सावधान होना होगा। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होना, ओबीसी और दलित वोटों का खिसकना, पार्टी के अंदर भीतरघात को खत्म करना, संविधान बदलने वाले भ्रम को दूर करने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई। हार की मुख्य वजहें भी बताई गई। मसलन विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। विपक्ष ने आरक्षण और संविधान पर भ्रम फैलाया। बीजेपी ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और बाबा साहेब का विरोध किया। बीजेपी को और ज्यादा सामर्थ्य के साथ एकजुट होना होगा। सरकारी भर्तियों या परीक्षाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रस्ताव में कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। खासतौर से राहुल गांधी के बयान को देश के सभी हिंदुओं का अपमान बताया गया है। लिखा गया है कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आ जाते तो हिंदू शब्द बोलने पर ही प्रतिबंध लगा देते। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के बयान पर संपूर्ण हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की गई है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने
कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा किया ही, अखिलेश यादव का नाम लेकर नसीहत देने में भी देर नहीं की। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। अखिलेश यादव को बीजेपी यूं ही नसीहत नहीं दे रही है। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले थे कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को नसीहत दे रही है तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजेपी अपना इतिहास देखे, इंडिया गठबंधन सकारात्मक है और सकारात्मक ही रहेगा। तो इसके पीछे 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, उसने यूपी में नए सियासी समीकरणों का संकेत दे दिया है। ऐसे समझिए 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें हासिल की। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस के तहत मिलकर लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती। बीजेपी जानती है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 से पहले की यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करना नहीं भूले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। यूपी में बीजेपी की मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब सूबे की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। 10 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ाया ही, 2027 के लिए जीत का रोड मैप भी दिया। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है। 2 बार ऐतिहासिक जनादेश के साथ बीजेपी को देश की सत्ता यूपी में बम्पर जीत से ही मिली, लेकिन 24 में सारे समीकरण गड़बड़ा गए। आगे 27 की चुनौती है, इसीलिए बीजेपी
2024 के चुनाव से मिले झटके से आगे बढ़ना चाहती है। यही वजह है कि यूपी में हुई हार को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। सियासत के बाद अब चलिए बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां अलग कैबिन और स्टाफ की मांग से चर्चा में आई प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर की ऑडी कार जब्त कर ली है, जबकि किसानों को धमकी देने के मामले में पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को नोटिस जारी किया गया है। वहीं एक खुलासा खेडकर परिवार की मुसीबत और बढ़ाने वाला है। पुलिस की बैरिकेडिंग में खड़ी ऑडी कार और आलीशान घर की दीवार पर चिपके नोटिस पर गौर कीजिए। दोनों ही नखरेबाज प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर और उनके परिवार पर एक्शन की सबसे नई तस्वीर है। दरअसल नियम तो यूं है कि कोई भी प्रोबेशनरी आईएएस कार पर नीली लाल बत्ती नहीं लगा सकता और निजी कार पर तो बिल्कुल नहीं। पर पूजा खेडकर अपनी निजी ऑडी कार पर नीली लाल बत्ती लगाकर चल रही थी, जिस पर अब पुणे पुलिस ने जांच की फाइल खोल दी है। दस्तावेजों की जांच के लिए पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। ये वही कार है जिसके लिए 2 दिन पहले ही पूजा खेडकर ने 27,600 रुपए का जुर्माना भरा था। इधर एक दूसरे मामले में पूजा खेडकर की मां मनोरमा दिलीप खेडकर के खिलाफ भी पुलिस एक्शन में है। पुणे की पॉश नेशनल हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हाई फाई बंगले की दीवार पर चिपका ये सरकारी कागज खेडकर परिवार की परेशानी बढ़ाने वाला है। मामला लाइसेंसी पिस्तौल से किसानों को धमकाने का है, जिसका वीडियो कुछ दिन पहले ही सामने आया था। अब पुणे पुलिस का नोटिस आया है। पूछा गया है कि क्यों न पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। पुणे पुलिस की तरफ से मनोरमा खेडकर के इस बंगले के ऊपर नोटिस चिपकाई जा रही है। ये नोटिस इस तरीके की है कि आपका पिस्तौल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि मनोरमा खेडकर के ऊपर स्थानीय किसानों को धमकाने का आरोप लगा है पिस्तौल तानकर, और इसी के चलते पुणे शहर पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की है। पुणे के बानेर इलाके में खेडकर परिवार का ये ओमदीप नाम का बंगलो है और इसी बंगले में मनोरमा खेडकर जो है वो रहती है। पुणे पुलिस ने जब मनोरमा खेडकर को संपर्क करने की कोशिश की तो मनोरमा खेडकर नहीं मिली और ना ही उन्होंने पुलिस का फोन रिसीव किया। किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का मामला पुणे की मुलसी तहसील का है, जहां खेडकर परिवार की 25 एकड़ जमीन बताई जाती है। आरोप है कि खेडकर परिवार खरीदी गई जमीन से ज्यादा पर कब्जा किए हुए है। किसानों ने विरोध किया तो उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाया गया। मेरे माताजी और पिताजी यहाँ खेती का काम करते रहते हैं, तो उस दिन मतलब मई जून में वो खेडेकर दिलीप खेडेकर और मनोरमा खेडेकर लैंड क्रूजर गाड़ी से यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे माताजी और पिताजी को गाली दिया और दमदाटी किया और उन्होंने मेन करके इधर पिस्टल दिखाया और पिस्टल का धाक दिखाया। दिलचस्प है, पहले पूजा खेडकर के नखरों की स्टोरी सामने आई। प्रोबेशन पीरियड में निजी कैबिन और स्टाफ की डिमांड की बात सामने आई और उसके बाद तो फर्जीवाड़े की कहानी खुलती चली गई। इस कड़ी में पूजा खेडकर की ओर से पेश किए गए सर्टिफिकेट भी सवालों में है। आरोप है कि यूपीएससी कैंडिडेट के रूप में पूजा खेडकर ने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमिलियर बताया, जबकि उनके पिता दिलीप खेडकर खुद महाराष्ट्र के क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं। दूसरा आरोप है कि पूजा खेडकर ने खुद को दृष्टिहीन और मानसिक रूप से दिव्यांग बताया था, लेकिन वो फर्राटे से ऑडी कार चलाती हैं। पूजा खेडकर 2023 बैच की प्रोबेशनरी आईएएस हैं। विवाद से पहले तक वो पुणे में तैनात थीं, लेकिन उसके बाद उन्हें वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया। पर सवालों की लिस्ट लगातार लंबी हो रही है और हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। सबसे बड़ा खुलासा पूजा खेडकर की ओर से
यूपीएससी के सामने पेश किए गए दृष्टिहीन और मानसिक इलनेस के सर्टिफिकेट से जुड़ा है। यूपीएससी ने 22 अप्रैल 2022 को पूजा खेडकर को जांच के लिए दिल्ली एम्स बुलाया, लेकिन वो कोरोना का हवाला देकर नहीं आई। इसके बाद 26 मई को दिल्ली एम्स और 27 मई को सफदरजंग अस्पताल में जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन पूजा खेडकर वहां भी नहीं पहुंची। फिर 1 जुलाई 2022 को दिल्ली एम्स बुलाया गया, लेकिन पूजा खेडकर ने आने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अगस्त 2022 को पूजा खेडकर दिल्ली एम्स पहुंची, जहां उनकी आंखों की जांच के लिए 2 सितंबर 2022 की तारीख दी गई। लेकिन पूजा खेडकर 2 सितंबर को भी दिल्ली एम्स नहीं आई, बल्कि दूसरी जगह कराई गई जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी। बताया जाता है कि यूपीएससी ने उस वक्त पूजा खेडकर की दूसरी जगह कराई गई जांच पर आपत्ति जताई थी। मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कैट के पास गया, लेकिन बाद में उन्हें बतौर प्रोबेशनरी आईएएस महाराष्ट्र कैडर में भेज दिया गया। खास बात तो ये है कि उनकी पहली ज्वाइनिंग उन्हीं के होम टाउन यानी पुणे में कर दी गई। पूजा खेडकर का आईएएस में सिलेक्शन होना पहले दिन से वो शक के दायरे में आया है। आईएएस ही ये अपने देश की एक बहुत बड़ी ऊंची सेवा है, इसके लिए लाखों लोग बैठते हैं और बहुत कम लोग चुने जाते हैं। वहाँ चुनकर आने के लिए, वो सर्विस पाने के लिए बहुत ईमानदार और सख्त लोगों की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति खुद ऐसे कुछ गफला करके आया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में के काबिल नहीं है। उन्होंने कुछ भी किया तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो सर्विसेज में बनी रही। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल ताकत है। उनका तबादला ये कोई उनको पनिशमेंट नहीं है। जाहिर है प्रोबेशनरी आईएएस के रूप में गैर जरूरी डिमांड से शुरू हुआ विवाद अब फर्जीवाड़े की फाइल्स तक पहुंच चुका है, जिसकी जांच की आंच पूजा खेडकर के साथ ही उनके परिवार की भी मुसीबत बढ़ा सकती है। एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बवाल हुआ है। दरगाह पर अतिक्रमण को लेकर झड़प हो गई। अतिक्रमण हटाने पर 2 समुदाय भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ, आगजनी की भी कोशिश हुई। विशालगढ़ किले की दरगाह पर अतिक्रमण करने का आरोप था। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तो अपडेट हम आपको दे रहे हैं कोल्हापुर से। यहां पर झड़प हुई है, 2 समुदाय आपस में भिड़े हैं। दरगाह पर अतिक्रमण हटाने को लेकर झड़प हो गई। फिलहाल वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन वहां पर पथराव भी हुआ और वहां पर आगजनी भी हुई। 2 समुदाय आपस में भिड़े हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाया जा रहा था और उसी को लेकर बवाल हुआ। अभी फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। विशालगढ़ किले की दरगाह पर अतिक्रमण करने का आरोप है। अब उसको हटाया जा रहा था और उसी को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। फिर शोरगुल शुरू हुआ। शोरगुल के बाद हाथापाई शुरू हुई, फिर पत्थर चलने लगे और उसके बाद की तस्वीर जो आई वो खौफनाक थी, डरावनी थी। वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जमकर पथराव हुआ है। हालांकि अब इलाके में पुलिस बल तैनात है। जो झड़प हुई हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। विशालगढ़ किले की दरगाह पर अतिक्रमण का आरोप है। भारी संख्या में पुलिस बल की अभी फिलहाल तैनाती वहां पर कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोल्हापुर से आई हैं। यहाँ पर पथराव हुआ है, आगजनी हुई है। दरगाह पर अतिक्रमण को लेकर ये बवाल मचा था और कैसे झड़प हुआ उसकी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस बल तैनात कर दी गई और स्थिति को अभी फिलहाल नियंत्रण में ले लिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं भाग्य की बात ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि का संचार शाम 7:19 तक रहेगा। उसके बाद 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 15 जुलाई 2024 सोमवार का दिन है। आज स्वाति नक्षत्र, सिद्ध योग तथा बालवकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन तुला राशि से रहेगा। आज राहुकाल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यमघंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहुकाल तथा यमघंटक योग
इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। नए व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत नाम का चौगड़िया मुहूर्त प्रातः 5:38 से प्रातः 7:19 तक रहेगा। आज दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय दोपहर 12:38 से दोपहर 2:55 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 7:30 से प्रातः 8 बजे तक, फिर दोपहर 12:40 से दोपहर 2:50 तक रहेगा। आज भड्रिया नवमी तिथि है। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती हैं। आज सूर्य ग्रह मिथुन राशि में, चंद्र ग्रह तुला राशि में, बुध व शुक्र ग्रह कर्क राशि में, बृहस्पति व मंगल ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में, केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभता से भरा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, मन में नई उमंग तथा तरंग रहेगी। राशि से चंद्रमा के सप्तम घर से भ्रमण के कारण आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर पद व सम्मान दोनों बढ़ सकते हैं। युवतियों व महिलाओं को बैंकिंग, इंश्योरेंस तथा फाइनेंस के क्षेत्रों में अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्यतः शुभ ही रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास जारी रखें। बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए आइडिया को लागू करने में मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर दूसरों से व्यर्थ की बातों में ना उलझें। महत्वपूर्ण विषय पर अधिकारी आपसे आज सलाह ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में नए विचारों का सृजन होगा। सारे दिन उत्साह से भरे रहेंगे। राशि से पंचम भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। संतान को खेलों में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। उच्च अधिकारी के साथ डिनर पर जाने की संभावनाएं हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। स्वास्थ्य का ऊंचा स्तर बना रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों में सारा दिन फोकस रहेगा। वर्किंग युवतियों व महिलाओं को नौकरी में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन राशि से चौथा चंद्रमा मन में किसी दुविधा को उत्पन्न कर सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नई ऊर्जा व साहस से भरे रहेंगे। चंद्रमा के राशि से तीसरे घर से भ्रमण के कारण तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। ससुराल पक्ष के सहयोग से बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। पिताजी संग किसी पूजा समारोह में जा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह व आनंद से भरा रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सारे दिन परिवार में सकारात्मक तथा हर्षोल्लास से भरा माहौल रहेगा। चंद्रमा का द्वितीय घर से गोचर शुभ रहेगा। परिवार में कन्या शिशु का आगमन हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य शानदार रहेगा। सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। राशि से चंद्रमा का गोचर व्यापारिक उन्नति को दर्शा रहा है। कारोबार से संबंधित बड़ा निर्णय लेने का शुभ दिन है। साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, सिंगरों व फाइन आर्ट से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ विदेशी टूर पर जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन बिजनेस संबंधी यात्रा में सावधानी रखें। असफलता मिल सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों में बदनामी हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों का डटकर सामना करके
पार पा जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता काम आएगी। चंद्रमा के लाभ भाव से गोचर के कारण बिजनेस में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहन का सानिध्य व सहयोग मिलेगा। ऑफिशियल यात्रा सफल रहेगी। वाहन, टीवी आदि को खरीदने में बड़ा खर्चा हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा को लेकर आ रहा है। मन, माइंड व बॉडी का शानदार कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। बेरोजगारों की सरकारी, लीगल डिपार्टमेंट तथा लॉ फर्मों में नौकरी लग सकती है। विद्यार्थियों का आईटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व स्पेस टेक्नोलॉजी के कोर्सों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ी सैलरी के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण व शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा सोच सकारात्मक रहेगी। चंद्रमा के भाग्य स्थान से गोचर के कारण सारा दिन भाग्य का साथ बना रहेगा। ऑफिस में नई उपलब्धि मिल सकती है। धर्म, कर्म व सेवा के किसी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में ले सकते हैं। बिजनेस से संबंधित मीटिंग किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी व शांति से बिताने का दिन है। आज स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान दें। राशि से चंद्रमा के अष्टम भाव से गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हो सकते हैं। दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम तथा मेडिटेशन से करें। बात करते हैं आज के वास्तु ज्ञान की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन व आवास पर पड़ने वाली ब्रह्मांडीय किरणों व पंच महाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मनुष्य जीवन को कैसे मैक्सिमम लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। वास्तुशास्त्र में भवन के अंदर पूजा कक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूजा कक्ष को ईशान कोण में बनाना शुभ रहता है, लेकिन उत्तर तथा पूर्व दिशा में भी पूजा कक्ष बनाया जा सकता है। पूजा कक्ष में किसी मंदिर से लाई प्रतिमा को स्थापित ना करें। पूजा कक्ष को कभी भी शयन कक्ष में ना बनाएं। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो उसमें विवाहित लोग ना रहें। पूजा कक्ष की दीवारों पर सफ़ेद या हल्के पीले रंग को कराना चाहिए। धन प्राप्ति करने हेतु पूजा कक्ष में उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करनी चाहिए तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए पूजा कक्ष में पूजा करते समय मुंह पूरब दिशा की तरफ रखना चाहिए। पूजा कक्ष के लिए झाड़ू या पोछा सेपरेट रखना चाहिए। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।